भारतीय संविधान इस समय चल रहा है। तो भारतीय संविधान में आपको हम पढ़ाए हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। अब चल रहा है भाग 5। भाग 5 में इसमें अध्याय है 4 ठो, जिसमें भाग 5 में 52 से लेकर के 151 तक पढ़ना है। आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक। तो इस समय भाग 5 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 4 तक पढ़ा दिए हैं। तो भाग 5 में चैप्टर वाइज पढ़ना है, 1, 2, 3, 4, जिसमें एक चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिए हैं। 52 से लेकर के 78 तक एक चैप्टर कंप्लीट है। दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है 78 से लेकर 122 तक। तो दूसरे चैप्टर में 78 से लेकर के 104 तक पढ़ा दिए हैं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। अब हम जो बाकी आर्टिकल है भाग 5 के चैप्टर 2 के, वो आज पढ़ाएंगे 104 से लेकर के 122 तक। तो चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा भाग 5 का। फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 डालेंगे, चैप्टर 4 डालेंगे, तो भाग 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज भाग 5 का आर्टिकल, भाग 5 के चैप्टर 2 के जो शेष आर्टिकल है 105 से स्टार्ट करते हैं। 105 क्या है देखिए। 105 कह रहा है कि सांसदों की शक्तियाँ, जो सांसद होते हैं उनकी शक्ति क्या है और विशेष अधिकार। सांसद की पावर दिया गया है। जो एमपी होते हैं पार्लियामेंट में, उनकी पावर है और उनके राइट्स है, कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 105 के तहत क्या क्या दिए गए हैं, चलिए समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते चलिए। बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सांसद को, एमपीज को, जो जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद है, उनको बोलने की आज़ादी है। उनके बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। न कोई बात बोलेंगे विपक्ष के तो उसको न्यायालय में भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो बोलने की क्या है, फ्रीडम है, आज़ादी है। संसद के सदन के अंदर सांसदों को बोलने की पूरी आज़ादी है, ठीक। संसद के अंदर कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट, यानी संसद के अंदर कोई बात कहा जाता है या वोट दिया जाता है, भाई कोई अधिनियम पारित होता है तो वोट भी दिया जाता है, के लिए किसी भी सांसद के खिलाफ अदालत में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी कोई भी सांसद कुछ भी बोल सकता है और अपना कहीं भी वोट दे सकता है और किसी भी सांसद के कार्य के खिलाफ भी बोल सकता है। संसद में खुली छूट है। उनके खिलाफ कोर्ट में हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे, प्रकाशन का अधिकार, राइट टू पब्लिकेशन। संसद में पब्लिकेशन का भी अधिकार है। कोई कार्यवाही हो रही है, उस रिपोर्ट को पब्लिक में प्रकाशित करना, ये भी संसद का अधिकार है। रिपोर्ट या कार्यवाही को पब्लिकेशन का अधिकार प्राप्त है। इस पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों रिपोर्ट को पब्लिश किया, ठीक है। अब चलिए, गिरफ्तारी से सुरक्षा, सिविल इम्यूनिटी। गिरफ्तारी से सुरक्षा क्या है कि संसद के सत्र के समय या 40 दिन आगे या पीछे, मान लीजिए संसद शुरू हो गया, संसद की कार्यवाही शुरू हो गई, संसद का सत्र शुरू हो गया। सत्र बताए हैं बजट सत्र, आपका मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। कोई भी सत्र यदि संसद चल रहा है तो उसके 40 दिन आगे या 40 दिन पीछे किसी भी बिल या सिविल केस हो, उसके मामले में संसद के सदस्यों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यदि संसद का सदस्य
यदि संसद की कार्यवाही में उपस्थित है तो उसके कार्यवाही से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद उसको न्यायालय गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ऐसा तो सिविल केस में, जैसे ज़मीन का विवाद हो, चाहे अन्य घरेलू मैटर हो, तो उसमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और भारी अपराध जो किया है, जैसे मान लो कि किसी का क्राइम कर दिया है और संसद में कार्यवाही चल रही है, तब तो यह सुरक्षा उनको नहीं मिलेगी। भाई किसी को मर्डर करके संसद में आके कार्यवाही में भाग ले लोगे तो उससे आप नहीं बच पाओगे। जो क्रिमिनल केस है उसमें यह आर्टिकल काम नहीं करेगा। हाँ, सिविल मामलों में है, जैसे ज़मीन विवाद का है, चाहे किसी और अन्य विवाद है। भाई कई तरह के विवाद होते हैं आपसी परिवार में, आपसी कोई किसी मैटर में, तो उस विवाद के संबंध में, उस विवाद को लेकर के संसद की कार्यवाही यदि स्टार्ट है तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद न्यायालय अरेस्ट नहीं कर सकती है। हाँ, जब क्राइम कर दिया है, कोई क्रिमिनल उन पर केस आरोपित है, केस है किसी का मर्डर का या अन्य कोई अपराध, कोई बड़ा अपराध का जिसमें किसी की जान चली गई हो, उससे संबंधित यदि उन पर विवाद है तो फिर उनको अरेस्ट किया जा सकता है। यह सुरक्षा नहीं मिलेगी। क्राइम वाला मैटर में कोई छूट नहीं दिया गया है, इसका मतलब यही है। अब चलिए आर्टिकल 106, ये तो हो गया पूरे कंप्लीट। 105 समझ गए, एकदम इजी भाषा में आपको समझाती है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 106 क्या है? सांसदों के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 106 कह रहा है कि जो सांसद है, यानी कि जो सदन के सदस्य हैं, सदन के सदस्य चाहे राज्यसभा के सांसद हो चाहे लोकसभा के सांसद हो, उनके वेतन और भत्ते क्या होंगे, उनके बारे में पढ़ना है आर्टिकल 106 यानी अनुच्छेद 106 में। सांसद यानी एमपीज के जो वेतन होता है वह कौन तय करता है? सांसदों का वेतन और वे भत्ते कितना मिलेगा यह पार्लियामेंट तय करता है। कौन तय करता है? संसद कानून बनाकर तय करता है। अपने मन से नहीं, कानून लाएगा और कानून बनेगा कि हाँ इतना सैलरी मिलनी चाहिए, और कानून वो यदि पारित हो जाए, सब सपोर्ट कर दे, तो फिर उनको मिलना शुरू हो जाता है। कानून पार्लियामेंट तय करेगी, संसद तय करेगी। इसका मतलब कि जो संसद के सदस्य हैं खुद अपना तय करेंगे कि पेमेंट कितना होगा। देखते होंगे कि नेताओं की अभी ओल्ड पेंशन स्कीम है, पेंशन का भी सुविधा है, तो जब नेताओं को ही कानून बनाकर तय जब करना है तो अपना भत्ता तो बढ़ा ही लेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 106 के तहत इनको पावर है कि संसद कानून बना करके तय करके इनको कितना पेमेंट और भत्ता मिलेगा, कितना अलाउंस मिलेगा, कितना सैलरी रहेगी, संसद कानून बनाकर तय करेगा। तो सांसदों की सैलरी किससे दी जाती है? जितनी सांसद की सैलरी जो दी जाती है वो संचित निधि से दी जाती है। भारत में एक संचित निधि होता है, जितनी कमाई होती है भारत की वो संचित निधि में जमा होती है। उसी संचित निधि से जो सांसदों के वेतन और भत्ते हैं वो दिया जाता है, इसी में से निकाल करके। आर्टिकल 106 हो गया। अब चलिए आर्टिकल 107, अनुच्छेद 107, साधारण विधेयक, यानी कि जो साधारण विधेयक है, जो बिल है, विधेयक को बिल कहते हैं, को पेश करना। साधारण विधेयक, जैसे संसद में कोई विधेयक आया, कोई कानून आया, तो साधारण जो कानून है उसको पेश करना और पारित, इसके विषय में पढ़ना है आर्टिकल 107 में कि साधारण विधेयक को कैसे पारित किया जाएगा और कैसे पेश किया जाएगा। इसके बारे में आपको अध्ययन करना है आर्टिकल 107 में। तो साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, जैसे मान लीजिए संसद में लाना है तो किसी भी सदन में पहले आ सकता है, या तो लोकसभा में पहले आ जाए चाहे राज्यसभा में। ये नहीं है कि साधारण विधेयक किसी भी पहले राज्यसभा में भी आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है। साधारण विधेयक जो साधारण बिल होते हैं। धन विधेयक
और वित्तीय विधेयक को छोड़ करके धन विधेयक आगे पढ़ाएंगे। ये केवल लोकसभा से में आता है, केवल लोकसभा में ही पेश होता है, राज्यसभा में नहीं। वित्त विधेयक या तो लोकसभा में भी पेश हो सकता है चाहे राज्यसभा में भी, दोनों में। तो इसको आगे अध्ययन करेंगे। बस इस आर्टिकल में इतना ही पढ़ना है कि आर्टिकल 107 में कि जो साधारण विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल है, वो संसद के किसी भी सदन में या लोकसभा चाहे राज्यसभा में आ सकता है। कोई विधेयक तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक दोनों सदन उस पर अपनी सहमति न दे दे। कोई भी विधेयक, कानून, बिल, कोई भी मान लीजिए प्रस्ताव आया कानून बनाने के लिए, जब पास होगा तभी कानून बनता है, तभी वो लागू होगा। तो कोई विधेयक है जब तक दोनों सदन में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जब तक पास नहीं होगा तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनेगा, ठीक ना। तो कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं माना जाएगा, जब पारित होगा तभी कानून बनेगा। तो कोई विधेयक कब पारित होगा? जब लोकसभा में आएगा, वहाँ से जब पास होकर के राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी पास हो जाए तब राष्ट्रपति उस पर सहमति दे करके उसको पारित कर देंगे और कानून बन जाएगा वो विधेयक। तो दोनों सदन में लाना ज़रूरी है, आर्टिकल 107 कह रहा है। यदि एक सदन में विधेयक में बदलाव किए हैं तो दूसरे सदन को भी सहमत होना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बिल है और पहले सदन में आया और वहाँ लोकसभा में मान लीजिए पहले आया और लोकसभा में वो विधेयक को संशोधन करना चाहते हैं लोग सदस्य कि नहीं विधेयक में ऐसा होना चाहिए, तो उस संशोधन कर सकते हैं, ठीक ना। उसको संशोधन कर देंगे और दूसरे सदन को भी सहमत होना पड़ेगा। अब दूसरा सदन ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है कि भाई आपने संशोधन क्यों किया। पहला जो सदन है यदि कोई विधेयक जाता है तो वहाँ पर संशोधन हो सकता है और दूसरे सदन को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि भाई ये नहीं कह सकते हैं कि आपने संशोधन क्यों किया, क्योंकि भाई संशोधन करके ही तो पास किया गया है। जब पास हुआ है, जब लोग वोट दिए हैं तभी तो आपके पास पहुंचा है विधेयक, इसीलिए दूसरे सदन को भी मानना पड़ेगा। सत्रावसान का मतलब होता है संसद के जब 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जब कोई भी सत्र, इसे मान लीजिए बजट सत्र है, पहले साल के शुरू में बजट सत्र ही शुरू होता है, तो बजट सत्र का समाप्ति मान लो हो रहा है, तो जो लंबित विधेयक है सत्रावसान यानी संसद का सत्र समाप्त होने के समय जो लंबित विधेयक है वह समाप्त नहीं होता है। जो लंबित विधेयक है ना वह समाप्त नहीं होगा। कब? सत्रावसान के समय, यानी संसद के सत्र के समाप्ति के समय जो लंबित विधेयक है, यानी लंबित मतलब कि जो अभी उस पर कार्यवाही नहीं हुई है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी उस पर कार्यवाही होना बाकी है, तो जो लंबित विधेयक है वह समाप्त नहीं होता है, वे अगले सत्र में वहीं से शुरू होता है। यानी मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में आया और फिर लोकसभा में वहाँ पर अभी वोटिंग होना बाकी है, उस प्रस्ताव पर पेश वोटिंग होना बाकी है, पास नहीं हुआ है, जितना काम हुआ है वहीं तक रहेगा, अगले सत्र में फिर वहीं से स्टार्ट होगा, कैंसिल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, यही कह रहा है कि जो संसद का सत्रावसान यानी संसद का सत्र समाप्त के समय जो लंबित विधेयक है, लंबित विधेयक मतलब रोके गए विधेयक जहाँ तक रुका हुआ है वह समाप्त नहीं होता है, वे अगले सत्र में वहीं से शुरू होता है। वो विधेयक अगले सत्र में, जब अगला सत्र मान लीजिए बजट सत्र में वो विधेयक जितना तक रुका है, फिर आपका मानसून सत्र आएगा तो उसमें वो फिर वहीं से जहाँ तक उसका काम पेंडिंग है फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा आगे की कार्यवाही के लिए। यही कह रहा है। यदि कोई विधेयक राज्यसभा पास करता है, मान लीजिए कोई विधेयक है, कोई बिल है, राज्यसभा क्या कर दिया, पास कर दिया, और लोकसभा में लंबित है और लोकसभा में जा कर के रुक गया। कोई मान लो प्रस्ताव है, विधेयक है, बिल है, राज्यसभा में पास हो गया बहुमत से और लोकसभा में फिर वहाँ पर जा कर क्या है, रुका हुआ है, तो लोकसभा भंग होने पर विधेयक समाप्त नहीं होता है। यदि राज्यसभा में पास हो गया है और लोकसभा में जाकर रुका है
और लोकसभा मान लीजिए भंग हो गया, सरकार गिर गई, तो विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर लोकसभा का गठन होगा, नया लोकसभा का, तो फिर विधेयक वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये नहीं कि वो विधेयक ही समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा कानून नहीं है। वहीं अगर विधेयक लोकसभा में पास हो, देखो जैसे मान लीजिए कोई विधेयक राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा में पहुंचा और लोकसभा भंग हो गई, तो विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर नया लोकसभा का गठन होगा ना, तो विधेयक फिर वो लोकसभा में वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर विधेयक लोकसभा में पहले पास हो आता है, कोई विधेयक लोकसभा में पहले आता है और राज्यसभा में जाते समय, मान लो राज्यसभा में चला गया और वहीं पर जाते समय जब राज्यसभा में गया, तब तक क्या हुआ कि लोकसभा भंग हो गया, यानी सरकार गिर गई। जब लोकसभा भंग होता है तो सरकार गिर जाती है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। जब सरकार गिर जाएगी तब क्या होगा उस विधेयक का? तो जब लोकसभा में वो प्रस्ताव केवल पारित हुआ है, राज्यसभा में तो नहीं हुआ है, तो लोकसभा जब भंग हो जाएगी ना, तो विधेयक भी क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। वो विधेयक भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब राज्यसभा में उस विधेयक पर कार्यवाही नहीं होगी, याद रखना। 2 पॉइंट है। पहले लोकसभा, मान लो कोई विधेयक पहले राज्यसभा में जाता है, उसके बाद लोकसभा में, तो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में गया और वहीं पर रुका है, तब तक लोकसभा भंग हो गया, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, मान लीजिए किसी कारणवश। लोकसभा जब भंग हो जाएगा तो विधेयक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधेयक फिर नया लोकसभा गठन होगा, तो फिर वहीं से विधेयक शुरू हो जाएगा और कानून बन सकता है, कार्यवाही मतलब शुरू हो जाएगी। और वहीं मान लीजिए लोकसभा से स्टार्ट होता है कोई विधेयक और राज्यसभा में जाकर के अटका हुआ है, और तब तक राज्यसभा में जब तक गया तब तक लोकसभा भंग हो गई, यानी लोकसभा भंग हो, यानी कि प्रधानमंत्री किसी कारणवश प्रधानमंत्री मेजोरिटी नहीं जुटा पाते हैं, तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, तो लोकसभा उसी को भंग कहते हैं। जब लोकसभा भंग हो जाएगी ना, तो जो लोकसभा आपका जो विधेयक पास किया था, राज्यसभा पास करके राज्यसभा में भेजा था, वो विधेयक भी क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, विधेयक कैंसिल हो जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा? कैंसल्ड, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा तो रद्द नहीं होगा, लेकिन लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा और लोकसभा भंग हो जाए तो रद्द हो जाएगा। अब चले आइए आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 108 का कहता है, देखिए आर्टिकल 108, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 2 सदन कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, मीटिंग होती है एक साथ, जॉइंट मीटिंग होती है, जॉइंट एक साथ बैठते हैं, जॉइंट सीटिंग। तो दोनों सदनों में मतभेद हो, मान लो कि दोनों सदनों में मतभेद हो, तो जॉइंट बैठक के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि साथ में बैठक होगी। तो भाई क्या बताया गया है? देखिए, यदि कोई विधेयक एक सदन में पास हो गया, मान लो कोई विधेयक एक सदन में क्या हो गया? पास हो गया, और दूसरा सदन में गया और वो विधेयक को दूसरा सदन वाले कहे कि नहीं, ये अस्वीकृत हो गया, ये विधेयक स्वीकार नहीं करेंगे हम, तो दोनों में डिस्प्यूट हो जाएगा, दोनों में विवाद हो जाएगा कि भाई हम आपको पास करके भेजे हैं, आप अस्वीकार क्यों कर रहे हैं भाई? तो जब विवाद हो जाएगा तब क्या होगा? मान लें किसी कारण बस विवाद हो गया और संशोधन पर असहमत हो, वो विधेयक के संशोधन पर असहमत हो, भाई हम इस पर सहमत नहीं है, या एक सदन विधेयक को पास करे लेकिन दूसरा सदन 6 माह तक उसे पारित ना करे। मान लो एक सदन में गया और दूसरे सदन में विधेयक 6 माह तक उसको पारित नहीं करता है, 6 माह तक रोक कर रखा है, तब दोनों में विवाद हो जाएगा कि भाई रोक कर क्यों रखे हो। तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक भारत के कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। भाई जब झगड़ा होगा, दोनों में विवाद होगा, मेरे भाई जो हम अधिनियम पास करके आपके पास भेजे हैं एक सदन से दूसरे सदन में, तो फिर उस पर रोके क्यों हो, असहमत क्यों हो?
तो डिस्प्यूट जब हो जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति का पावर है, प्रेसिडेंट का, कि दोनों को एक साथ बैठक करेगा। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? राष्ट्रपति तो बैठक बुलाएंगे, लेकिन अध्यक्षता जो करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को उनकी अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति तो संयुक्त बैठक बुलाएंगे, लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। विधेयक को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। जो विधेयक होता है, जितने उपस्थित और मतदान करने वाले जितने सदस्य हैं, उसको साधारण बहुमत से क्या किया जाता है? पारित किया जाता है, ये कहा जाता है। कोरम क्या है, इसी में पढ़ना है। कोरम मतलब होता है कि संयुक्त बैठक शुरू करने के लिए दोनों सदन के कुल जितनी संख्या है ना, उसका 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए। 1/10 भाग यानी कि दोनों लोकसभा राज्यसभा में कुल जितने सदस्य एक साथ बैठे हैं, 1/10 यदि आ गए हैं टोटल का, तब समझिए कि वो संसद की कार्यवाही जारी रहेगी। उसी को कोरम कहते हैं। 1/10 भाग उपस्थित होना जरूरी है संयुक्त बैठक में। इससे कम यदि उपस्थित होंगे तो फिर बैठक को निरस्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा के स्पीकर उसको निरस्त कर देंगे। आर्टिकल 109 क्या है? आर्टिकल 109 देखिए, धन विधेयक के बारे में पढ़ना है। आर्टिकल 109 में क्या पढ़ना है? धन विधेयक के बारे में। मनी बिल के संबंध में क्या प्रक्रिया है? मनी बिल के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में आपको पढ़ना है आर्टिकल 109 में, अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक का मतलब ये हुआ कि टैक्स के बारे में, सरकार द्वारा कितना टैक्स लिया जाएगा, नया टैक्स कितना लगाया जाएगा, पुराने को ख़त्म करना है या पुराने को बदलाव किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं धन विधेयक। भाई अब ऐसे थोड़े है कि जितना माने सरकार उतना टैक्स ले लेगी, जितना माने उतना दे देगी, नहीं। धन विधेयक द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा मनी बिल द्वारा, और तब वो पारित होगा तो टैक्स उतना लिया जाता है सरकार द्वारा। तो टैक्स के बारे में पढ़ना है। धन विधेयक का मतलब टैक्स के बारे में, नए टैक्स कितना लगाया जाएगा, पुराने को हटाया जाएगा या उसमें बदलाव किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ना है। या भारत सरकार यदि कोई कर्ज लेती है उसके बारे में कानून बनेगा। उधार या भारत सरकार कोई पैसा किसी से उधार लेती है तो उससे संबंधित कानून धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। मान लो सरकार की ज़रूरत पड़ गई पैसा की और कर्ज लेना चाहती है, तो कानून बनाया जाएगा। तो वो कौन कानून कहलाएगा? वो प्रस्ताव जो आएगा वो धन विधेयक उसको बोला जाता है, मनी बिल। भारत के सरकारी खजाना, भारत की संचित निधि से पैसे निकालना या डालना, सरकारी खजाना, तो उसके लिए कितना पैसा निकालेंगे उस धन विधेयक के अंतर्गत आता है। संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, संसद में खर्च पर चर्चा लेकिन मतदान नहीं होता है, ठीक ना। जैसे राष्ट्रपति, सभापति, कैग, स्पीकर की सैलरी कितनी होगी, उनके वेतन भत्ते कितने होंगे, ये सभी धन विधेयक में आते हैं कि ये धन विधेयक के द्वारा ही इनका वेतन और इनकी भत्ता तय किया जाता है। सरकारी योजनाओं, विकास के लिए जो पैसा खर्च होता है, सरकारी योजना के लिए विकास के लिए जो पैसा खर्च होता है, उस पर संसद में मतदान अनिवार्य है। जितना पैसा खर्च किया जाता है उसमें संसद में मतदान, वोटिंग अनिवार्य है, तथा बिना लोकसभा के मंजूरी के सरकार पैसा नहीं निकाल सकती। लोकसभा ऑर्डर देंगे तभी सरकार पैसा निकाल सकती है। तो सरकार के कितना पैसा निकालना है, कितना टैक्स लेना है, संचित निधि से कितना, मतलब सांसदों की सैलरी कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति, सभापति, कैग, स्पीकर, ये सभी क्या है, ये व्यय है। तो इस पर
कितना होना चाहिए, तो इसको संचित निधि यानी धन विधेयक के द्वारा तय करते हैं। आर्टिकल 110 में देखिए, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, ठीक। आर्टिकल 109 में, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा। जैसे किसी विधेयक को धन विधेयक कब कहा जाता है, उसमें एक या उससे अधिक विषय या केवल एक विषय हो या उससे अधिक विषय शामिल हो। जैसे टैक्स है, टैक्स कर लगाना हो या समाप्त करना हो या कम करना हो कर को, टैक्स को, या टैक्स को चेंज करना हो, पुराने वालों को हटाकर नया करना हो, तो ये सभी धन विधेयक मौनी बिल के अंतर्गत आते हैं। मौनी बिल, इसी में मौनी बिल इसमें पढ़े थे ना कि धन विधेयक किस प्रक्रिया के द्वारा ही वो चेंज होते हैं। तो टैक्स कितना लगेगा, ये धन विधेयक अधिनियम के द्वारा ही चेंज होते हैं। तो केवल धन विधेयक की परिभाषा समझिए कि किसी विधेयक को धन विधेयक कब माना जाता है, जब उसे केवल एक या अधिक विषय शामिल हो। टैक्स हो गया, उधार लेना या फंड लेना, फंड के बारे में, संचित निधि से धन पैसा निकालना। संचित निधि समझ रहे हो ना, भारत सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, भारत सरकार का जो अर्निंग होती है संचित निधि में जमा होती है। टैक्स का पैसा, चाहे जितना कमाई का जो अर्निंग का साधन है, कमाई का साधन सरकार का है, वो इसी में जमा होती है। तो सभी नहीं निकाल सकते हैं। जो धन निकाला जाता है वो धन विधेयक उसी को बोलते हैं। धन विधेयक बिल आर्टिकल 109 के तहत, प्रक्रिया के तहत ही निकाला जा सकता है। तो आर्टिकल 109 जो है ना, धन विधेयक बिल कैसे पास होगा, इसी प्रक्रिया के तहत निकाला जाएगा। आर्टिकल 110 इसकी डिफिनीशन के बारे में दिया है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं कैसे जानोगे, ये स्पीकर का अधिकार है, यानी लोकसभा अध्यक्ष ही यह तय करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। दूसरा का पावर नहीं है, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। आ सकता है परीक्षा में, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह तय करने का पावर किसके पास है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास है, यानी स्पीकर के पास है, ये याद रखना। तो वही दिया है इसमें कि धन विधेयक के मतलब कि टैक्स, सरकार द्वारा कर्ज लेना कितना लेगा, संचित निधि से पैसा कितना निकालेगा, सब धन विधेयक या जमा करने से संबंधित जितने प्रावधान हैं सभी धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, अब चलिए आर्टिकल 111, विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति, वीटो पावर। विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति है, उसके बारे में पढ़ना है 111 में। तो वीटो पावर क्या है, याद रखना, समझो इसको। वीटो पावर मतलब कि एक राष्ट्रपति की पावर है विधेयक पर। क्या पावर है, देखो, यदि कोई विधेयक बहुमत से पास कर अंत में राष्ट्रपति को भेजा जाता है। यदि कोई विधेयक बहुमत से पास हो गया, मान लो लोकसभा से पास होकर के हो गया, राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति के पास जब जाता है साइन करने के लिए, राष्ट्रपति उस पर अंतिम मुहर लगाते हैं। राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो समझिए विधेयक वो कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति का भी पावर है कि वो जब तक साइन न करेंगे तब तक विधेयक कानून नहीं बनेगा। दोनों सदनों में पास होने के बावजूद भी राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति विधेयक का, अब राष्ट्रपति का पावर है, कलम भाई उनको तो साइन करना है, केवल साइन करना है, लेकिन जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक विधेयक ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो अपने पास रख सकते हैं राष्ट्रपति का वीटो पावर, इसी को बोलते हैं वीटो पावर। वो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, या विधेयक को उनको अच्छा नहीं लगता है कि भाई इस पर हम साइन नहीं करेंगे तो लौटा भी सकते हैं। किसी कारणवश उस विधेयक पर वो सहमत नहीं है तो लौटा सकते हैं, उसको रिटर्न कर देंगे, हस्ताक्षर कर देते हैं, वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। वो विधेयक एक्ट कब बनेगा, कानून कब बनेगा, अधिनियम कब बनेगा, जब उस पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे तब। इसी को क्या कहते हैं,
वीटो पावर कहते हैं। तो यही आर्टिकल 111 में पढ़ना था कि विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति। अब राष्ट्रपति की सहमति के बारे में क्या कर सकता है, वीटो पावर के बारे में, ठीक, ये पढ़ लिए, बहुत आसान था। इसमें राष्ट्रपति की शक्ति को अपना पावर दिखाता है। भाई राष्ट्रपति कुछ नहीं करता है, लेकिन कलम का उसका पावर है। जब तक केवल सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक समझिए कि जो विधेयक है वो अधिनियम, एक्ट नहीं बनेगा। जब विधेयक वो कानून का रूप धारण कब करेगा, अधिनियम यानी एक्ट कब बनेगा, जब तक राष्ट्रपति साइन करेंगे तो, यानी वीटो पावर, यानी राष्ट्रपति का पूरा पावर आर्टिकल 111 में है। आर्टिकल 112 देखिए बजट के बारे में बताता है। बजट क्या चीज़ होता है, जैसे तुम्हारे घर का बजट होता है, घर का खर्च कितना चलेगा, मंथली में कितना में हमारा घर का खर्च हो जाता है, उसी तरह देश का भी बजट है। देश में हर साल बजट पास होता है। पूरे देश का एक साल का बजट सत्र होता है, उसी को बजट सत्र बोलते हैं। बजट सत्र में ही बजट पास होता है पूरे साल का, हर साल। 2025-26 का होगा, 2024-25 का हुआ था, 2023-24 का हुआ था, हर साल। यानी सरकार एक साल में कितना पैसा खर्च करेगी, कितना कहाँ लगाएगी, यह बजट में ही पता सब, बजट जब सत्र चालू होता है तब उस समय देखा जाता है। तो बजट क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, किसी पैसा रुपया का वार्षिक विवरण, उसके बारे में कितना देश के लिए चाहिए, किस क्षेत्र में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट पूरा एक साल का रहता है बजट में। राष्ट्रपति की जिम्मेदारी क्या है, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष, माने बजट कब पास होता है, वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, मान लो 1 अप्रैल 2026 है तो 31 मार्च 2027 तक ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, एक साल, ठीक ना, एक साल कहलाता है। 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 31 मार्च तक, फिर अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर अगले साल 31 मार्च तक, फिर 31 मार्च तक हम पिछला वाला साल ख़त्म हो जाएगा तो फिर नया साल स्टार्ट होगा। यानी कि मार्च के पहले पुराना साल रहता, मार्च के बाद से नया साल हो गया, फिर अगले 1 अप्रैल तक। इसी को बोलते हैं बजट वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से लेकर के 31। जैसे इस समय स्कूल में भी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सेशन कहलाता है। वहीं समझिए कि ये वित्तीय वर्ष है, इसी वर्ष के लिए बजट पास होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियां और खर्च, कितना खर्च होगा, कितना अर्निंग होगी, कितना कमाई होगा और खर्च कितना होगा, इसका हिसाब किताब संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे। राष्ट्रपति दोनों सदन सरकार से कहेंगे, दोनों सदनों के समक्ष इनका अधिकार है कि भाई बताओ कि कितना वित्तीय वर्ष में खर्च होगा और कितना अर्निंग होगी, कमाई कितनी होगी, इसके बारे में। तो बजट में 2 प्रकार के खर्चों का अलग अलग दिखाया जाता है। पहला भारित व्यय। भारित व्यय मतलब कि भाई बजट में खर्च, भारित व्यय मतलब राष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, जज, सुप्रीम कोर्ट के कैग, जो कैग होते हैं, मतलब जितने अधिकारी है, उनका जो पेमेंट और भत्ता है वो संचित निधि से दिया जाता है। तो इस पर खर्च कितना है उसको देखा जाता है। दूसरी बात कि संचित निधि से किया जाने वाला अन्य खर्च, और खर्च न है, ये तो पेमेंट का है, ये भत्ता का खर्च है, सैलरी कितना जाएगा ये इलो का, वो भारित व्यय हो गया। और अलग खर्च भी तो है देश के डेवलपमेंट के लिए। तो संचित निधि से किए जाने वाला अन्य खर्च, जैसे बजट तैयार करने की जिम्मेदारी, तो अन्य खर्च में देश का डेवलपमेंट के लिए क्या क्या और किया जा सकता है, कितना खर्च कहाँ लगेगा, संचित निधि से कितना रुपया दिया जाना चाहिए, हर साल पास होता है। तो इसकी जिम्मेदारी किसको होती है, वित्त मंत्रालय की होती है। वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री होते हैं, जो हमारे लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद का जो वित्त मंत्रालय कार्यभार संभालते हैं, जो वित्त मंत्री, वहीं उनकी जिम्मेदारी होती है।
और वहीं पेश करेंगे। भाई वित्त मंत्री ने समझेंगे कि भाई कहाँ पर कितना खर्च होगा, कितना कमाई होगी, कितना पैसे की ज़रूरत है। तभी तो आपके फाइनेंशियल ईयर में 1 साल के खर्च उसी समय तय किया जाता है, बजट सत्र में ही। ये आर्टिकल 112 में दिया है बजट के बारे में। ये बजट हो गया, तभी तो देश का पूरा 1 साल का चलता है। हर साल बजट पेश होता है कि किस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए कितना पैसा, उसके लिए संचित निधि से कितनी पैसे की आवश्यकता है। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुला करके इस पर चर्चा करते हैं और वित्त मंत्री से पेश करने के लिए कहते हैं, और वित्त मंत्री लोकसभा में पेश करते हैं कि अपना वो रखते हैं कि इतना खर्च इसके लिए और इतना खर्च इसके लिए आवश्यकता है हर क्षेत्र में। जैसे मान लो रेल मंत्रालय में रेल के डेवलपमेंट के लिए, सड़क के डेवलपमेंट के लिए और कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए, हर डेवलपमेंट के लिए जो वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री है लोकसभा में पेश करते हैं। किसके समक्ष? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा स्पीकर के समक्ष करते हैं। दोनों सदन उस होते हैं उसमें, तो उसका लोकसभा स्पीकर के समक्ष अपना पेश करते हैं वित्त मंत्री। आर्टिकल 113 देखिए, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। संसद में जो पार्लियामेंट में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया, जब बजट पेश हो जाता है ना, तो उसके बाद इस पैसे को मंजूर करने की बारी आती है। मान लो कि बजट पेश कर दिए वित्त मंत्री, लोकसभा में कह दिए कि इतना पैसा की इतनी ज़रूरत है, वो तो बता दिए कि इतना खर्च इस सेक्टर में किया जाना चाहिए, इतना करोड़, चाहे जितना भी पैसा हो। तो अब आर्टिकल 113 में क्या कह रहा है कि जो पैसा बजट में पेश हो जाता है, उस पैसों को मंजूर करने की बारी आती है कि मंजूर हो रहा है कि नहीं। भाई इतना खर्च बता दिए, तो मंजूर होगा कि नहीं, इसकी बारी है। भारित व्यय, जैसे जितने पेमेंट बताए, जज, सभापति, उपराष्ट्रपति का वेतन, उतना होगा कि नहीं। इसमें मतदान नहीं होता है, लेकिन चर्चा होती है कि भाई कितना किया जाए। भारित व्यय के अलावा सरकार जो भी खर्चा करना चाहती है, उसे अनुदान की मांग के रूप में लोकसभा के सामने रखना पड़ता है। राज्यसभा का इस पर कोई अधिकार नहीं है, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा के सामने पेश किया जाता है, तो लोकसभा चाहे तो स्पीकर के सामने स्वीकार करेगा, चाहे अस्वीकार कर देंगे, या मांग में कटौती यानी कम करेंगे। भाई वित्त मंत्री तो पेश करेंगे, और स्वीकार लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि नहीं करते, उन पर डिपेंड करता है। या उसको अस्वीकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, या मांग में कुछ कमी करने के लिए कहते हैं कि भाई इतना खर्च ना करो, इतना करो। तो ये किसका पावर है? लोकसभा के स्पीकर का पावर है। राज्यसभा से इसको मतलब नहीं है। बैठक में राज्यसभा भाग लेती है, संयुक्त बैठक होता है, लेकिन स्पीकर ही तय करता है। प्राक्कलन समिति क्या है समझ लीजिए। एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति मतलब कि वो देखती है कि खर्च में कितना। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और बजट में खर्च के जांच करने के लिए 30 सदस्य ये तय करते हैं कि कितना खर्च इतना होगा कि नहीं, या ज़्यादा बजट है कि कम है। तो प्राक्कलन समिति ये जांच करती है। बजट के खर्चों का जांच करने के लिए जो समिति होती है ना, उसी को प्राक्कलन समिति कहते हैं। बजट के जितना खर्च है उसको जांच करती है, देखती है, समझती है। तो उसमें 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य चुने जाते हैं उस समिति के लिए। भाई आप 30 सदस्य हो, जांच करो कि भाई इतना बजट, इतना खर्च के लिए, इसके लिए उपयुक्त है अथवा नहीं है। वो लोग जांच करके रिपोर्ट देते हैं, उसी को कहते हैं प्राक्कलन समिति। 114 देखिए आर्टिकल, विनियोग विधेयक। विनियोग मतलब क्या होता है? विनियोग विधेयक होता है कि मान लीजिए अब भारत के संचित निधि, जो पैसा भारत का है, फंड है संचित निधि, उसे पैसा निकालना। उस पैसा के निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कह दीजिएगा कि इतना हमको करोड़ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। सरकार कह दी कि नहीं हमको यहाँ पर इतना करोड़ की ज़रूरत है तो तुरंत मिल जाएगा, नहीं। आर्टिकल 114 कह रहा है कि विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा।
विनियोग विधेयक द्वारा भारत के संचित निधि से पैसा प्राप्त होगा। उसके लिए भी जो प्रक्रिया होगी, क्या प्रक्रिया है, जब सदन में बजट पर चर्चा पूरी हो जाती है और लोकसभा अनुदान की मांग को स्वीकार कर लेता है, मान लो लोकसभा बोला कि ठीक है इतना पैसा हम स्वीकार करते हैं, तब विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। पूरा लोकसभा के लोग स्वीकार कर लिए कि नहीं इतने पैसा की सही बात है, ज़रूरत पड़ सकती है, तब लास्ट में क्या होता है, विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। इस विधेयक में विनियोग विधेयक मतलब कि इतने पैसा की आपको ज़रूरत है, इस विधेयक को पेश किया जाएगा और विधेयक पास जब होगा ना तभी सरकार को पैसा मिलेगा। विनियोग विधेयक जब तक पास नहीं होगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा। अब पास हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जब सभी स्वीकार किए हैं, अब स्वीकार कर लिए, अब विनियोग विधेयक लोकसभा में पास नहीं होता है तो इसका मतलब कि वो सदस्य वो लोग चाहते नहीं है, तब लोकसभा क्या हो जाती है। मान लो कि विनियोग विधेयक लोकसभा में नहीं पास होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। भाई आप देश को तो चला ही नहीं पाओगे जब विधेयक लोकसभा में उस पैसा मान लो सब स्वीकार हो गया भाई बजट के लिए और विनियोग विधेयक लाया गया और उसमें आपको लोग वोटिंग नहीं किए, इसका मतलब कि आप सरकार के खिलाफ में लोग हैं, तो फिर सरकार को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ सकता है। विनियोग विधेयक में अनुदान की राशि बदलने के लिए संशोधन नहीं किया सकता है। विनियोग विधेयक जितना लाया जाएगा इतनी पैसे की ज़रूरत है तो जितना विधेयक में लिख दिया गया फिर बाद में इसमें संशोधन नहीं होगा, ये रूल है। ये आर्टिकल 114 कह रहा है। विनियोग विधेयक यानी कि संचित निधि से जितना सरकार को पैसा की ज़रूरत है लोकसभा में पेश करते हैं, लोकसभा के स्पीकर के सामने, और कौन पेश करता है, वित्त मंत्री, और फिर विनियोग विधेयक लाया जाता है और वोटिंग होता है। यदि विधेयक पास हो जाता है तो फिर सरकार को पैसा मिल जाती है, तो विधेयक पास नहीं होगा तो फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, ये बात है। आर्टिकल 115 देखिए, आर्टिकल 115 क्या है, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। मान लो कि सरकार को पूरा करने के लिए और पैसा की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, कहाँ से, उसके लिए नियम क्या है 115 में पढ़ना है। इस अनुच्छेद के तहत सरकार संसद से अतिरिक्त धन मांग कर सकती है। अनुपूरक उसी को कहते हैं, अनुपूरक मतलब अतिरिक्त, एक्स्ट्रा पैसा। यदि मान लो कि सरकार को लग रहा है कम पड़ता है तो संसद ही अलाउ करेगा, संसद से अतिरिक्त पैसा मांग सकती है। ये पावर है सरकार, संसद अब उस पर विचार करेगी। अधिक अनुदान के लिए संसद में मांग रखने के लिए लोकसभा समिति की मंजूरी जरूरी है। लोकसभा लोक लेखा समिति, मान लो एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हो तो उसके लिए क्या होता है, लोक लेखा समिति होता है। लोक लेखा समिति चेक करता है, लोक लेखा समिति चेक करता है, देखता है कि भाई सही में एक्स्ट्रा पैसा की ज़रूरत है। यदि लोक लेखा समिति पैसा की मंजूरी दे देता है तभी संसद में मांग रखिएगा। लोक लेखा समिति कहे कि नहीं इतना पैसा में हो जाएगा तो फिर मांग नहीं रख सकते हैं। तो लोक लेखा समिति जांच करता है कि सही एक्स्ट्रा पैसा की ज़रूरत है और लोक लेखा समिति यह आदेश दे देता है कि सही बात है इतनी पैसा की ज़रूरत है, तब सरकार अनुदान को लोकसभा में मांग कर सकती है। ये है। अब चलिए आर्टिकल 116, आर्टिकल 116 क्या है देखिए। आर्टिकल 116 है कि सरकार को आपातकालीन या अस्थायी परिस्थितियों में धन खर्च करने की विशेष शक्ति देता है। आर्टिकल 116 क्या करता है, सरकार को जैसे आपातकालीन या अस्थायी परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में या अस्थायी परिस्थिति में धन खर्च करने का विशेष शक्ति कौन देता है, आर्टिकल 116। मान लो कि आपातकालीन परिस्थिति में मान लो बजट पूरी तरह से पास नहीं हो पाता है
उस समय सरकार को खर्च चलाने के लिए भी पैसा की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो बजट पास होगा तब ना आपको पास पैसा आएगा, तब तक के लिए कैसे चलेगा सरकार कैसे चलेगी? तो पैसा 116 के तहत मिल सकता है। एडवांस पेमेंट समझो, संसद एडवांस में पैसा दे सकती है किसके तहत? आर्टिकल 116 के तहत। सरकार को आपातकालीन या अस्थायी परिस्थितियों में धन खर्च करने की विशेष शक्ति देता है। जब बजट पूरी तरह से पास नहीं हो पाता या अचानक बड़ा खर्च की आवश्यकता पड़ जाए, तब यह अनुच्छेद काम में आता है। बताए ना, मान लो कोई ज़रूरत पड़ गई देश को, अब बजट पास अभी नहीं हुआ है, तो आर्टिकल 116 के तहत संसद एडवांस में पैसा दे सकता है। तो इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। देखिए क्या क्या। लेखानुदान, जब बजट पास नहीं हुआ रहता है ना, तब तक लोकसभा लेखानुदान के जरिए जब बजट पास नहीं रहता है तब तक लोकसभा क्या करती है? लेखानुदान के जरिए कुछ महीनों के लिए एडवांस में पैसा को क्या करती है? मंजूर करती है। लीजिए भाई देश को चलाइए। तो कौन मंजूर किसके जरिए? लेखानुदान के जरिए। कौन मंजूर करता है? लोकसभा, संसद। आमतौर पर यह कुल बजट का 1/4 हिस्सा होता है। मान लो कि कुल खर्चा इतना है तो आपका 1/4 नहीं 1/6 हिस्सा आपको एडवांस में दे देगी कि लीजिए, तब तक देश के डेवलपमेंट में काम कीजिए। और 2 माह के लिए दिया जाता है। 2 माह में तो तब तक बजट पास हो ही जाएगा, तो 2 माह के लिए दिया जाता है। अगला देखिए, प्रत्यानुदान, वोट फॉर क्रेडिट। प्रत्यानुदान क्या है? प्रत्यानुदान के माध्यम से आपातकालीन जैसे युद्ध के समय या प्राकृतिक आपदा आ जाने पर पैसा दिया जाता है। प्रत्यानुदान क्या चीज़ है? प्रत्यानुदान का मतलब ये हुआ कि सरकार इसे क्या कहते हैं? सरकार का ब्लैंक चेक माना जाता है। जैसे ब्लैंक चेक होता है ना, उस तरह है। इस पर हिसाब नहीं होगा, ब्लैंक चेक कहा जाता है, खाली चेक। जैसे मान लो कि अचानक युद्ध का समय आ गया या कोई आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो उसमें तो पैसा की ज़रूरत पड़ेगी ना। आदमियों की इंजरी हो गया किसी कारण, बस भूकंप आने से तो बहुत क्षति होती है देश की। तो जो प्रत्यानुदान है ना, उसके तहत पैसा मिलता है आपातकालीन के समय, उसी को बोलते हैं प्रत्यानुदान। तो सरकार, संसद संचित निधि से देगी सरकार को जब आपातकालीन स्थिति आएगी। तो अपवादानुदान क्या है? अपवादानुदान मतलब कि ये अपवाद में है, इसका भी हिसाब नहीं किया जाता है। कुछ मामलों में लोकसभा द्वारा असाधारण उद्देश्य के लिए दिया जाता है, जो चालू वित्तीय वर्ष के सामान्य सेवाओं का हिस्सा नहीं होता। यह बहुत ही दुर्लभ मामलों में दिया जाता है, बहुत कम मामलों में दिया जाता है। यह अनुदान असाधारण उद्देश्य के लिए दिया जाता है। कोई असाधारण काम पड़ गया तो उसके लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन बजट का हिस्सा ये भी नहीं होता है। जैसे ये भी बजट का हिस्सा नहीं होता है। भाई युद्ध की स्थिति आ गई, चाहे कोई आपातकालीन भूकंप आ गया, चाहे बाढ़ आ गई, तो उसमें पैसा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस अनुदान के तहत, प्रत्यानुदान के तहत पैसा संसद पास करती है। और बजट के लिए तो पैसा साल भर खर्च, तो ही बजट तैयार होता है, तो होता ही है डेवलपमेंट के लिए। एक्स्ट्रा में प्रत्यानुदान मतलब कि आकस्मिक पैसा की ज़रूरत पड़ गई, कहीं दूसरा, मान लो पाकिस्तान है, चाहे कोई चाइना है, अटैक कर दिया, तो उस समय पैसा की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसी अनुदान से पैसा खर्च किया जाएगा। प्रत्यानुदान, वोट ऑफ क्रेडिट, प्रत्यानुदान। अब देखिए, लोकसभा द्वारा सरकार को दिया गया ब्लैंक चेक किसे कहा जाता है? लोकसभा द्वारा सरकार को दिया गया ब्लैंक चेक किसे कहा जाता है? तो प्रत्यानुदान को। प्रत्यानुदान ब्लैंक चेक है, इसमें हिसाब किताब नहीं होगा। जैसे बजट में
हिसाब किताब होता है, इसमें नहीं हो, क्योंकि भाई युद्ध की स्थिति में ज़रूरत पड़ती है या कोई आकस्मिक स्थिति आ गया उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको प्रत्यानुदान कहते हैं। बजट पास होने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए एडवांस धन की मांग क्या कहलाती है? एडवांस में पैसा जब मांगा जाता है, मान लो बजट सत्र जारी है और सरकार को पैसा की आवश्यकता पड़ गई सरकारी काम के लिए, तो उसको बोला जाता है लेखानुदान। एक्स्ट्रा पैसा जो एडवांस धन की एक्स्ट्रा पैसा की मांग क्या कहलाती है? उसको लेखानुदान कहेंगे। मतलब बजट के समय लेखानुदान के जरिए पैसा ले सकते हैं, उसको लेखानुदान बोला जाता है। अब चलिए आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 क्या है? वित्त विधेयक के बारे में। फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक क्या है? इसमें आर्टिकल 110 धन विधेयक वाले मामले भी शामिल है। आर्टिकल आपको 117 से लेकर के 122 तक अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि मोबाइल का जो लाइट है नहीं जल रहा है और समय भी ज़्यादा हो गया। ज़्यादा लंबा समय होने पर समझ में भी कम आने लगता है। तो 117 आर्टिकल से लेकर के 122 तक पढ़ा देंगे तो पूरा अध्याय 2 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में 122 तक डालेंगे 117 से।